अगर कोई बच्चा प्यासा हो और उसे पानी पीने से रोक दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जाति में पैदा हुआ है, तो क्या उस देश को सच में आजाद कहा जा सकता है? 1890 के भारत में एक बच्चा था जो स्कूल में सबसे होशियार था, लेकिन क्लासरूम के अंदर सबसे अकेला। ना कोई उसके पास बैठता, ना कोई उसे छूता, और अगर गलती से उसका साया भी पानी के घड़े पर पड़ जाए तो वो पानी फेंक दिया जाता था। अगर आज भारत का संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो ये समझ लेना कि ये अधिकार किसी ने भीख में नहीं दिए। ये अधिकार खून, आंसू और अपमान की लंबी कहानी के बाद लिखे गए। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जिसे पैदा होते ही ये बता दिया गया कि वो नीचा है, लेकिन इतिहास ने उसे एक दिन भारत की आत्मा बना दिया। उस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। 19वीं सदी का भारत सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी में नहीं था, वो एक और जंजीर में भी जकड़ा हुआ था, जाति व्यवस्था। यहां इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, कुछ नहीं। कुछ लोग कुएं से पानी पी सकते थे, कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें छू लेना भी पाप माना जाता था। उन्हीं लोगों को कहा जाता था अछूत। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नाम के एक छोटे से सैन्य छावनी क्षेत्र में एक बच्चा पैदा हुआ। मां भीमाबाई, पिता रामजी मालोजी सकपाल। पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, पढ़े लिखे, अनुशासित और सुधारवादी सोच वाले। लेकिन इन सब के बावजूद समाज के लिए वो एक ही पहचान रखते थे, महार जाति। और यही पहचान उनके बेटे भीमराव के लिए एक अभिशाप बन गई। भीमराव जब बहुत छोटे थे तो उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग उनसे दूरी क्यों बनाते हैं। वो सोचते थे, मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन समाज उन्हें बार बार ये एहसास दिलाता था कि नहीं, तुम अलग हो। स्कूल भेजा गया, लेकिन स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं था, वो अपमान का मैदान था। भीमराव कक्षा के अंदर जमीन पर बैठते थे, बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई शिक्षक कक्षा में न हो तो उन्हें किताब छूने की मनाही थी, क्योंकि किताब ऊंची जाति की चीज थी। प्यास लगती थी, लेकिन पानी खुद से नहीं पी सकते थे। अगर कोई ऊंची जाति का बच्चा या शिक्षक मौजूद हो तभी ऊंचाई से उनके मुंह में पानी डाला जाता, और अगर कोई ना हो तो भीमराव प्यासे ही रहते। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था, जिसका दिमाग तेज था, लेकिन शरीर पानी के बिना कमजोर पड़ जाता था। यही वो पल थे जहां एक साधारण बच्चा धीरे धीरे सवाल पूछना सीख रहा था। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ गांव गए। रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट था, पैसे थे, लेकिन गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। अंत में मजबूरी में एक बैलगाड़ी में बैठकर घंटों सफर करना पड़ा। गांव पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं। डर था, छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। उस रात भीमराव आसमान को देखते रहे। शायद पहली बार उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अगर भगवान सबका है तो इंसान इंसान का दुश्मन क्यों? जब भीमराव सिर्फ 6 साल के थे, उनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया। वो वही मां थी जो हर अपमान के बाद उन्हें सीने से लगाकर कहती थी, पढ़ो भीमा, ज्ञान ही तुम्हें आजाद करेगा। मां के जाने के बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया, लेकिन उनकी बात भीमराव के भीतर गूंजती रही। इन सब के बावजूद भीमराव पढ़ाई में असाधारण थे। उनकी याददाश्त तेज थी, समझ गहरी थी। पिता उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। रामजी मालोजी सकपाल जानते थे ये लड़ाई तलवार से नहीं, कलम से लड़ी जाएगी। भीमराव धीरे धीरे समझने लगे कि समस्या सिर्फ अंग्रेज नहीं है, समस्या ये समाज भी है जो अपने ही लोगों को इंसान नहीं मानता। ये वही दौर था जब भीमराव के भीतर एक बीज बो दिया जा चुका था, बगावत का बीज, सवालों का बीज, न्याय की भूख। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो उन लाखों लोगों के लिए पढ़ रहे थे जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। ये अभी एक बच्चे की कहानी है, लेकिन ये बच्चा आगे चलकर कानून लिखेगा, संविधान लिखेगा और भारत को ये बताएगा कि बराबरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले उसे दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, ज्ञान के सहारे पूरे सिस्टम के खिलाफ। जिस बच्चे ने पानी मांगते हुए अपमान सहा था, अब वही बच्चा ज्ञान मांग रहा था। लेकिन भारत में ज्ञान भी सबको बराबर नहीं मिलता था।
भीमराव समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ स्कूल की नहीं है, ये लड़ाई है इंसान कहलाने की। प्राइमरी स्कूल के बाद भीमराव हाई स्कूल पहुंचे। उस दौर में किसी दलित बच्चे का हाई स्कूल तक पहुंचना अपने आप में एक असाधारण बात थी। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये खबर सिर्फ उनके घर में नहीं, पूरे समुदाय में खुशी लेकर आई, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की सफलता नहीं थी, ये एक दीवार में पड़ी पहली दरार थी। उसी साल उनका नाम भीमराव सकपाल से बदलकर भीमराव अंबेडकर रखा गया। ये नाम उन्हें उनके एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने दिया था, एक शिक्षक जिसने जाति नहीं देखी, सिर्फ काबिलियत देखी। और यही भीमराव की जिंदगी का पहला सबक था। जब कोई एक इंसान बराबरी करता है तो इतिहास बदल सकता है। 1908 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। कॉलेज जहां विचार आजाद होने चाहिए थे, लेकिन यहां भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। क्लास में वो सबसे तेज थे, लेकिन सामाजिक तौर पर सबसे अलग। कई बार उनकी मौजूदगी लोगों को असहज कर देती थी। कुछ प्रोफेसर सम्मान करते थे, कुछ चुप रहते थे और कुछ खुले तौर पर नजरें फेर लेते थे। भीमराव ये सब देखते थे, महसूस करते थे और अपने भीतर नोट कर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे एक दिन इन्हीं अनुभवों को कानून की भाषा में बदलना है। 1912 पहली डिग्री, पहला सवाल। 1912 में भीमराव ने बीए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पूरा किया। ये किसी दलित युवक के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन डिग्री मिलते ही एक सच्चाई सामने आ गई। डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है जब समाज आपको स्वीकार न करे। भारत में उन्हें वही पुराना सवाल घेरने लगा, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम हो कौन? 1913 में बड़ौदा राज्य ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। शर्त थी पढ़ाई पूरी कर राज्य की सेवा करनी होगी। यही स्कॉलरशिप उन्हें भारत से बाहर ले गई। पहली बार समुद्र पार, पहली बार एक ऐसी दुनिया की ओर जहां जाति पहचान नहीं थी, अमेरिका, जहां इंसान होना आसान था। 1913 में भीमराव पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, और यहीं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। यहां कोई नहीं पूछता था तुम किस जाति के हो। यहां पानी सब पी सकते थे। यहां क्लास में सब बराबर बैठते थे। भीमराव बाद में लिखते हैं, अमेरिका में मैंने पहली बार बिना डरे सांस ली। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र गहराई से पढ़ा। 1915 में एमए और 1916 में अपना प्रसिद्ध शोध कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी भारत की जाति व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण। ये पहली बार था जब किसी दलित ने जाति पर इतनी साफ और निडर बात लिखी। 1917 में भीमराव भारत लौटे। उन्हें लगा अब शायद सब बदलेगा, लेकिन भारत वही था। बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली, लेकिन रहने के लिए घर नहीं। होटल उन्हें ठहरने नहीं देते। ऑफिस में फाइलें फेंकी जाती, पानी दूर से डाला जाता। एक दिन उन्होंने महसूस किया, शिक्षा ने मुझे सोचने की ताकत दी, लेकिन समाज ने जीने की इजाजत नहीं दी। और यहीं भीमराव के अंदर एक और फैसला जन्म लेता है, अगर इस देश को बदलना है तो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, समाज से भी टकराना होगा। 1918 में वो फिर से लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई। यहां उन्होंने कानून को हथियार की तरह समझा, क्योंकि वो जानते थे भावनाएं अन्याय दिखा सकती हैं, लेकिन कानून उसे रोक सकता है। अब वो सिर्फ छात्र नहीं थे। इस दौर तक भीमराव सिर्फ पीड़ित नहीं थे, वो सोचने वाले, लिखने वाले और सिस्टम को चुनौती देने वाले इंसान बन चुके थे। उनकी हर डिग्री एक जवाब थी, हर किताब एक सवाल, हर अनुभव एक सबूत, और अब वो उस रास्ते पर थे जहां से वापसी नहीं होती। अब जिस इंसान ने अपमान सहकर पढ़ाई की थी, अब वही इंसान अपमान के खिलाफ खड़ा होने वाला था। भीमराव अंबेडकर अब सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं थे, अब वो एक चेतना बन रहे थे। 1919 ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य पर विचार कर रही थी। इसी दौरान साउथ बरो कमेटी के सामने भीमराव अंबेडकर को अपनी बात रखने का मौका मिला।
ये इतिहास का पहला मौका था जब किसी दलित ने सीधे सत्ता से कहा, हमारी समस्या राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। उन्होंने साफ कहा, अगर भारत में लोकतंत्र चाहिए तो दलितों को अलग प्रतिनिधित्व और सुरक्षा चाहिए। ये शब्द सरकार के लिए नए थे और समाज के लिए खतरनाक, क्योंकि पहली बार कोई जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। भीमराव जानते थे सिर्फ भाषण से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए 1920 में उन्होंने एक अखबार शुरू किया, मूक नायक, मतलब जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज। इस अखबार में उन्होंने वो लिखा जो कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिरों में भेदभाव, स्कूलों में अपमान, कुओं पर रोक और इंसान को अछूत समझने की बर्बरता। हर लेख समाज के चेहरे पर थप्पड़ था। भीमराव ने एक बात बहुत साफ कही, कोई भी समाज तुम्हें इज्जत दान में नहीं देता, उसे लेना पड़ता है। यही सोच उन्हें आंदोलन की ओर ले गई। 1924 में उन्होंने बनाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उद्देश्य साफ था, शिक्षा, संगठन, संघर्ष। भीमराव कहते थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये रणनीति थी। अब बात आई पानी की। महाराष्ट्र में दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। भीमराव अपने अनुयायियों के साथ चवदार तालाब पहुंचे। उन्होंने पानी पिया, बस। कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ इंसान की तरह पानी पीना। लेकिन समाज कांप उठा। ऊंची जातियों ने तालाब को शुद्ध कराया, गोबर, गंगा जल सब डाला गया। संदेश साफ था, तुम इंसान नहीं हो। और इसी अपमान ने भीमराव को और कठोर बना दिया। 1927 में ही एक और ऐतिहासिक घटना हुई, मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति, वो ग्रंथ जो जाति आधारित असमानता को धार्मिक वैधता देता था। भीमराव ने उसे सार्वजनिक रूप से जलाया। यह सिर्फ किताब जलाना नहीं था, ये 1000 साल पुरानी मानसिकता को चुनौती थी। इसके बाद उन्हें धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन भीमराव साफ थे, जो धर्म इंसान को छोटा बनाए वो धर्म नहीं। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन हुआ। मंदिर जहां भगवान थे, लेकिन भगवान तक पहुंच सभी के लिए नहीं थी। भीमराव ने कहा, अगर भगवान मुझे नहीं चाहते तो मुझे ऐसे भगवान नहीं चाहिए। यह बयान हिंदू समाज के लिए भूकंप था। 1930-32 लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। यहां भीमराव अंबेडकर भारत के दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, हिंदू समाज कभी भी दलितों को बराबरी नहीं देगा। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। यह बात महात्मा गांधी को स्वीकार्य नहीं थी। गांधी जी येरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। पूरा देश भावुक हो गया। भीमराव एक मुश्किल स्थिति में थे। अगर अनशन टूटता तो दलितों को दोषी ठहराया जाता। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ। दलितों को आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अलग निर्वाचन नहीं। बाद में भीमराव ने कहा, मैंने अपने लोगों के राजनीतिक अधिकार समाज के दबाव में छोड़े। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। 1935 येरवदा। भीमराव ने वो वाक्य कहा जो आज भी गूंजता है, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये इंसान बनने की घोषणा थी। एक आदमी जिसे बचपन में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, एक आदमी जिसे स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया गया, एक आदमी जिसे मंदिर में भगवान के सामने खड़े होने नहीं दिया गया। उसी आदमी के हाथ में अब एक देश का भविष्य था। भारत आजादी के करीब था, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, आजाद भारत कैसा होगा? क्या वही भारत जहां कुछ लोग ऊंचे होंगे और कुछ नीचे, या फिर एक ऐसा भारत जहां कानून सबसे ऊपर होगा? इसी सवाल के जवाब के लिए बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 29 अगस्त 1947 को एक फैसला लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, उस आदमी को जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं,
ये फैसला सबको पसंद नहीं आया। कहा गया ये दलित है, ये हिंदू विरोधी है, ये भारत को नहीं समझता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कलम उठाई। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे भारत की समस्या सिर्फ सरकार नहीं, भारत की समस्या मानसिकता है। इसलिए संविधान को उन्होंने सिर्फ कानून की किताब नहीं बनाया, उन्होंने इसे बनाया सामाजिक क्रांति का औजार। डॉक्टर अंबेडकर दिन रात काम करते थे। कई बार रात 2 बजे तक ड्राफ्ट लिखते। कभी कभी खून की उल्टियां होती, डायबिटीज, नर्व पेन, कमजोरी, लेकिन काम नहीं रुका। उनके सचिव कहते थे डॉक्टर साहब खुद को नहीं देश को बचा रहे थे। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी चीज दी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब प्रधानमंत्री और सड़क पर बैठा भिखारी कानून की नजर में बराबर। फिर आया आर्टिकल 15 और 17, जाति के आधार पर भेदभाव अपराध, अस्पृश्यता समाप्त। ये शब्द सदियों की जंजीरों को तोड़ रहे थे। लोग आज भी कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दिया नहीं, उन्होंने न्याय लौटाया। उन्होंने कहा जिसे दौड़ से पहले बांध दिया गया हो उसे बराबरी की लाइन पर लाने के लिए सहारा देना पड़ता है। संविधान पूरा हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना समय लगा संविधान लिखने में। 26 नवंबर 1949 संविधान स्वीकृत हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम भाषण में कहा, राजनीतिक बराबरी हमें मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आई तो ये लोकतंत्र खतरे में होगा। ये चेतावनी थी। 20 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना। अब राजा नहीं, संविधान सर्वोच्च था और उस संविधान का मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्ता में लेकिन अकेले। डॉक्टर अंबेडकर बने भारत के पहले कानून मंत्री, लेकिन सत्ता में भी वो अकेले थे। जब हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, तो संसद ने रोक दिया। आहत होकर 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं पद के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए जीता हूं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, लाखों अनुयायियों के साथ। ये पल भागना नहीं था, ये सम्मान चुनना था। 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। जिस इंसान को जीते जी इज्जत नहीं मिली, आज उसी की तस्वीर संविधान के साथ लगती है। जब तुम संविधान का अधिकार इस्तेमाल करते हो, क्या तुम जानते हो वो किसकी नींद से लिखा गया था? जब तुम बराबरी की बात करते हो, क्या तुम जानते हो किसने अपमान सहकर ये शब्द लिखे? डॉक्टर अंबेडकर इतिहास नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बाबा साहिब की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और बाबा साहिब को मानते हो तो जय भीम जरूर लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हाइप जरूर से कर देना, जिससे ये होगा कि YouTube बाबा साहिब के इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को भेजेगा। और आप भी वीडियो को शेयर करना ताकि बाबा साहिब को लोग भूल ना पाएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाओ, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।